भारतीय रेलवे मतलब दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ता में से एक है। एक ऐसा विशाल संगठन जो हमारे देश की लाइफलाइन है। बिल्कुल। पर कभी सोचा है कि ये इतनी बड़ी मशीनरी चलती कैसे है? हजारों पुल, लाखों किलोमीटर पटरी, अनगिनत ट्रेनें, ये सब बनते कैसे हैं? आज हमारे पास रेलवे की अपनी रूल बुक का ही एक अध्याय है और हम इसी के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि रेलवे कैसे तय करता है कि खरबों रुपए के काम किसे, क्यों और किन शर्तों पर दिए जाएं। बिल्कुल। और ये कोई मामूली प्रक्रिया नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेज की शुरुआत में ही ये साफ कर दिया गया है कि रेलवे के अधिकारी ये कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी हैसियत से नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति की ओर से देते हैं। ओह अच्छा। हाँ, इससे ये कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत पक्के और आधिकारिक बन जाते हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया की नींव में पारदर्शिता और जनता के पैसे का सही मूल्य हासिल करने का सिद्धांत कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं इस रूल बुक में क्या है। हाँ। पहली बात जो मुझे हैरान कर रही है वो है कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट। हाँ। ये सिर्फ पटरियों, इंजनों और डिब्बों के बारे में नहीं है। हाँ। दायरा बहुत बड़ा है। हाँ, इसका दायरा वाकई बहुत बड़ा है। एक तरफ तो बहुत बड़े बड़े वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए नई रेलवे लाइन बिछाना, पुल बनाना। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। हाँ, या पूरी की पूरी सिग्नलिंग प्रणाली को लगाना। ये काम सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसे विशेषज्ञ विभाग संभालते हैं। और दूसरी तरफ स्टोर के सामान के सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें नट बोल्ट से लेके सब कुछ होगा। नट बोल्ट से लेकर मशीनों के बड़े बड़े पुर्जे तक, सब कुछ। ये तो कमाल है। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनके बारे में हम रोज सोचते भी नहीं। रेलवे सिर्फ ट्रेनें नहीं चला रहा है, नहीं, बल्कि वो देश का सबसे बड़ा जमींदार, हाँ, सबसे बड़ा विज्ञापन एजेंसी, हाँ, और क्या कहते हैं, कबाड़ी वाला भी है। एक तरह से कह सकते हैं। यहाँ लिखा है कि स्टेशनों पर बुक स्टॉल, खाने पीने की जगह, यहाँ तक कि साइकिल स्कूटर स्टैंड के ठेके भी दिए जाते हैं। जी, और ये सब कमर्शियल विभाग देखता है। और तो और रेलवे की खाली पड़ी जमीन को अधिक अन्न उपजाऊ अभियान के तहत खेती के लिए पट्टे पर देना, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसे इंजीनियरिंग विभाग देखता है। स्टेशनों पर जो बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखते हैं, उनका ठेका पब्लिक रिलेशंस विभाग देता है। और जब ट्रेनें और पटरियां पुरानी हो जाती हैं तो स्क्रैप। हाँ, उस स्क्रैप को बेचने का काम भी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होता है, जिसे स्टोर्स विभाग संभालता है। ये दिखाता है कि हर काम के लिए एक समर्पित विभाग है। ठीक है, तो काम तो बहुत तरह के हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रेलवे ये कैसे तय करता है कि ये सारे काम मिलेंगे किसे? क्या ये जान पहचान से होता है या कोई तय प्रक्रिया है? यहीं पर इस पूरे सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, निविदा प्रणाली, या जिसे हम टेंडर सिस्टम कहते हैं। टेंडर सिस्टम सबसे अच्छा तरीका है टेंडर। सबको बराबर का मौका देने के लिए। बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया को पक्षपात से बचाने और सबको बराबर का मौका देने के लिए ही बनाई गई है। तो क्या हर काम के लिए एक ही तरह का टेंडर होता है? एक बुक स्टॉल का कॉन्ट्रैक्ट देने का तरीका और एक नया रेलवे ब्रिज बनाने का तरीका एक जैसा तो नहीं हो सकता? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, एक जैसा नहीं हो सकता। इसीलिए दस्तावेज में 3 मुख्य तरह के टेंडर बताए गए हैं। ओके। पहला और सबसे आम है ओपन टेंडर। इसमें अखबारों और ऑनलाइन पोर्टल्स पर विज्ञापन दिया जाता है और कोई भी योग्य कंपनी बोली लगा सकती है। ये सबसे पारदर्शी तरीका हुआ। बिल्कुल। और बाकी दो? दूसरा है लिमिटेड टेंडर। ये तब इस्तेमाल होता है जब काम बहुत विशेष किस्म का हो या बहुत जल्दी करवाना हो। इसमें रेलवे कुछ चुनिंदा, पहले से जांची परखी और भरोसेमंद फर्मों को सीधे बोली लगाने के लिए बुलाता है। और तीसरा है सिंगल टेंडर, जो बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में होता है। जैसे कि जब कोई काम सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी कर सकती हो, मान लीजिए किसी खास मशीन का असली निर्माता। अच्छा, इसमें एक आधुनिक पहलू भी दिख रहा है। दस्तावेज में जिक्र है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें और सेवाएं जीएम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ही खरीदी जाएं। ये क्या है? ये सरकार का अपना अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसा प्लेटफॉर्म है, आप कह सकती हैं। ओह अच्छा। इसका मकसद सरकारी खरीद को आसान, पारदर्शी और तेज बनाना है। अगर कोई स्टैंडर्ड चीज जैसे कंप्यूटर या स्टेशनरी जीएम पर उपलब्ध है तो विभागों को वहीं से खरीदना होता है। इससे छोटी से छोटी खरीद में भी मोलभाव और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो टेंडर निकालने के बाद कंपनियों को अपनी बोली जमा करने के लिए कुछ समय तो मिलता होगा? बिल्कुल, और वो समय भी नियमों से तय है।
दस्तावेज के मुताबिक बड़े कामों के लिए कम से कम 21 दिन का समय देना जरूरी है। 21 दिन? हाँ, ये इसलिए ताकि देश भर की कंपनियां टेंडर को ठीक से समझ सकें, अपनी लागत का हिसाब लगा सकें और एक अच्छी प्रतिस्पर्धी बोली तैयार कर सकें। सही बात है। जितनी ज्यादा अच्छी बोलियां आएंगी, रेलवे को उतनी अच्छी कीमत मिलेगी। बिल्कुल, और अंत में ये हम सब का यानी टैक्स पेयर्स का ही पैसा है। और क्या इस समय सीमा में कोई छूट है? हाँ, कुछ मामलों में है। अगर ई टेंडरिंग के जरिए 2 करोड़ रुपए तक का कोई काम है तो वित्त सलाहकार की सहमति से ये समय 14 दिन तक कम किया जा सकता है। लेकिन 50 करोड़ से ऊपर के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पर्याप्त समय देना ही होता है ताकि कोई जल्दबाजी में गलती ना हो। ठीक है, तो कोई भी बोली लगा सकता है या रेलवे कुछ चुनिंदा लोगों को बुला सकता है? लेकिन जब सारी बोलियां आ जाती हैं तो उस ढेर में से सबसे बेहतर को कौन चुनता है? ये फैसला कोई एक व्यक्ति तो नहीं ले सकता? नहीं, इसमें तो बहुत बड़ा जोखिम है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं लेता। यहीं पर टेंडर समितियों की भूमिका आती है। टेंडर कमिटीज? जी, रेलवे का जनरल मैनेजर वित्त सलाहकार के साथ मिलकर इन समितियों का गठन करता है। ये एक तरह की जूरी होती है जो हर बोली का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन करती है। तो ये समिति कैसे काम करती है? क्या हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक ही जैसी समिति होती है? नहीं, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट की कीमत के हिसाब से स्तर बनाए गए हैं। ये कुछ ऐसा है कि अगर आप घर में 500 रुपए की कोई चीज खरीद रहे हैं तो आप अकेले फैसला कर सकते हैं। सही। लेकिन अगर 5 लाख की कार खरीदनी है तो आप परिवार के 2-3 लोगों से सलाह जरूर लेंगे। रेलवे भी ठीक यही सिद्धांत अपनाता है। मतलब जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट का पैसा बढ़ता है वैसे वैसे उस पर निगरानी रखने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है? बिल्कुल। दस्तावेज के हिसाब से 50 लाख रुपए तक के काम का टेंडर एक वरिष्ठ अधिकारी खुद स्वीकार कर सकता है। ओके। 50 लाख से 5 करोड़ तक के लिए 2 सदस्यों की समिति होती है, जिसमें एक सदस्य वित्त विभाग से होना जरूरी है ताकि पैसे का पहलू ठीक से देखा जा सके। और उससे ऊपर? और 5 करोड़ से ऊपर के सभी कामों के लिए 3 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति होती है। एक तरह का सेफ्टी नेट है। एक मिनट, यहाँ कुछ ऐसा लिखा है जो मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है। क्या? ऐसा लगता है कि जो अधिकारी टेंडर समिति में बैठकर किसी बोली को पास करने की सिफारिश करता है वो खुद उसे अंतिम मंजूरी नहीं दे सकता। क्या मैं इसे सही समझ रहा हूँ? आप इसे बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और ये इस पूरी प्रक्रिया का आप कह सकती हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स। जी, ये सीधे सीधे हितों के टकराव और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाता है। सोचिए, अगर सिफारिश करने वाला और मंजूरी देने वाला एक ही व्यक्ति हो तो वो किसी पसंदीदा ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए आसानी से पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल, ये नियम एक तरह का फायरवॉल बनाता है। वाह, ये नियम तो सरकारी कामकाज में एक बहुत बड़ी बात लगती है। ये असल में किस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए बनाया गया होगा? ये सुनिश्चित करता है कि निर्णय पर कम से कम 2 अलग-अलग स्तरों पर विचार हो। अगर सिफारिश करने वाले अधिकारी को ही मंजूरी देनी हो तो नियम कहता है कि उसे वो फाइल अपने से ऊंचे अधिकारी को भेजनी होगी। अच्छा। ये एक ऐसा चेक एंड बैलेंस है जो सुनिश्चित करता है कि कोई एक व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। ठीक है, तो समिति ने एक विजेता चुन लिया। अब असली कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बारी आती है। इसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है? यहाँ पर दस्तावेज बहुत सख्त है। वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट की भाषा सटीक और निश्चित होनी चाहिए। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं। हर बात बिल्कुल साफ साफ लिखी होनी चाहिए, क्योंकि बाद में होने वाले विवादों की जड़ अक्सर कॉन्ट्रैक्ट की अस्पष्ट भाषा ही होती है। तो इसमें क्या क्या लिखा होता है? दस्तावेज में इसकी एक पूरी चेकलिस्ट है। मोटे तौर पर कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ होना चाहिए कि ठेकेदार को क्या काम करना है, कब तक करना है और कहाँ करना है। ठीक है। रेलवे उसे कितना पैसा देगा और कब कब देगा। अगर काम में कोई बदलाव करना पड़ा तो उसकी शर्तें क्या होंगी। अगर ठेकेदार ने काम ठीक से नहीं किया या बीच में छोड़ दिया तो रेलवे क्या कदम उठाएगा। और सबसे जरूरी, अगर दोनों के बीच कोई विवाद हो जाए तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा। रुकिए, इसमें क्लॉज है जो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। सेट ऑफ क्लॉज। हाँ। दस्तावेज कहता है कि रेलवे को यह अधिकार है कि वो ठेकेदार के किसी भी बकाये को, चाहे वो उसी कॉन्ट्रैक्ट से हो या किसी और काम से, उसे रोक सकता है और अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है।
ये सुनने में थोड़ा एक तरफा नहीं लगता? ये एक बहुत शक्तिशाली क्लॉज है, इसमें कोई शक नहीं। ये रेलवे को एक बहुत मजबूत स्थिति में रखता है। लेकिन इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सरकारी पैसे की सुरक्षा करना है। मान लीजिए एक ठेकेदार ने एक प्रोजेक्ट में रेलवे को नुकसान पहुंचाया और दूसरे प्रोजेक्ट में उसका पैसा बकाया है, तो इस क्लॉज के तहत रेलवे दूसरे प्रोजेक्ट के पेमेंट से अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है। लेकिन रेलवे तो एक बहुत बड़ी ताकत है। क्या इस नियम का इस्तेमाल किसी छोटे ठेकेदार को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता, अगर कोई अधिकारी चाहे तो? ये एक जायज चिंता है। शक्ति का ऐसा असंतुलन हमेशा एक जोखिम पैदा करता है। हालांकि इसका उद्देश्य सार्वजनिक धन की रक्षा करना है, लेकिन ये छोटे ठेकेदारों के लिए एक दबाव की स्थिति बना सकता है। सही। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट के बाकी हिस्से, जैसे विवाद निपटान की प्रक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ताकि ठेकेदार के पास भी अपनी बात रखने का एक रास्ता हो। अच्छा, मान लीजिए एक काम शुरू हो गया और बीच में कुछ बदलने की जरूरत पड़ गई। क्या एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद उसमें बदलाव हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन मनमाने ढंग से नहीं। इसकी भी एक तय प्रक्रिया है। ओके। कोई भी बदलाव ठेकेदार की सहमति से ही हो सकता है, और इसके लिए एक अलग से सहायक समझौता या सब्सिडरी अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि रेलवे एक तरफा शर्तें बदल दे। और इन बदलावों को मंजूरी कौन देता है? क्या कोई भी अधिकारी ऐसा कर सकता है? नहीं, इसके लिए भी अलग अलग अधिकारियों की शक्तियां तय हैं। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट की दरों में कोई बदलाव करना है, तो ये वही अधिकारी कर सकता है जिसने मूल कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी थी, और वो भी वित्त सलाहकार की सहमति के बाद। इसी तरह अगर काम के दौरान अनुबंधित मात्रा से थोड़ा ज्यादा सामान चाहिए, तो उसकी भी एक सीमा है। डिलीवरी की तारीख भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अगर देरी ठेकेदार की वजह से हुई है, तो रेलवे को हर्जाना वसूलने का भी हक होता है, ताकि ठेकेदार समय सीमा को गंभीरता से लें। बिल्कुल। और अगर इन सब नियमों और प्रक्रियाओं के बावजूद कोई बड़ा विवाद हो ही जाए, तो क्या मामला सीधे कोर्ट में जाता है? नहीं, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। दस्तावेज के अनुसार विवादों को सुलझाने का मानक तरीका मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन है। आर्बिट्रेशन? जी, ये भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत होता है। इसमें एक निष्पक्ष मध्यस्थ यानी आर्बिट्रेटर दोनों पक्षों की बात सुनकर फैसला देता है। ये प्रक्रिया अदालती कार्यवाही से ज्यादा तेज और कम खर्चीली मानी जाती है। तो इस रूल बुक के पन्ने से जो तस्वीर उभर रही है, वो एक बेहद संरचित, नियमों से बंधी हुई और जवाबदेही वाली प्रणाली की है। हर कदम के लिए नियम है, शक्तियों का साफ बंटवारा है, और हर जगह सार्वजनिक पैसे का सही मूल्य सुनिश्चित करने पर जोर है। ये एक विशाल मशीनरी को बिना रुके और बिना बिखरे चलाने के लिए बनाया गया एक विस्तृत ब्लूप्रिंट जैसा लगता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी प्रणाली है जिसे दशकों के अनुभव, गलतियों और सुधारों से बनाया गया है, ताकि एक विशाल संगठन सुचारू रूप से काम कर सके और भ्रष्टाचार और अक्षमताओं को कम से कम किया जा सके। लेकिन एक सवाल यहाँ सोचने के लिए जरूर रह जाता है, जैसा कि आपने भी गौर किया, सेट ऑफ क्लॉज। हाँ। जो रेलवे को किसी भी अन्य लेन देन से ठेकेदार का पैसा रोकने का एक तरफा अधिकार देता है। ये शक्ति संतुलन को कैसे प्रभावित करता है? एक विशाल सरकारी संगठन और एक निजी ठेकेदार, खासकर एक छोटे ठेकेदार के बीच संबंधों के लिए इस तरह के व्यापक अधिकार के क्या मायने हो सकते हैं? क्या ये दक्षता सुनिश्चित करता है या डर का माहौल बनाता है? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।